वक्त निकाला। मुझे मालूम है दोनों वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त बहुत बिजी हैं, लेकिन दोनों ने समय निकाला, थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी से कुछ सवाल हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं, तमाम तरह से परेशानी है, हाउ यू आर कोऑर्डिनेटिंग। पहले आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं आज समाज की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से, आपको थैंक यू सो मच। सुहास साहब, पहला सवाल आपकी तरफ से। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन एक गौतम बुद्ध नगर में एक चीज बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, वो गांव। 300 से ज्यादा मौतें गांव की तरफ हुई हैं। व्हाट यू आर डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पे ही इतना प्रेशर है, नोएडा जहां पे है वहां इतना प्रेशर है, तो गांव को लोगों को कैसे सुविधा मिल रही है एंड क्या स्ट्रैटेजी बनाई है आपने, ये जानना चाहते हैं सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर। जनपद गौतम बुद्ध नगर में जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि सबसे पहले तो निगरानी हमें समय से करनी है, जिसके लिए निगरानी समितियां प्रत्येक गांव में बना हुआ है। जैसे शहर में RWA और AOA होती है, गांव में जहां पंचायत है वहां ग्राम पंचायतें हैं, साथ में जो भी संभ्रांत नागरिक हैं उनको निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे जो भी सिम्टोमेटिक लोग हैं, जो कोरोना के लक्षण रखते हैं, खांसी है, बुखार है अथवा सांस लेने में जिनको तकलीफ है, उनकी चिन्हीकरण हम जल्दी कर लें। साथ ही में प्रतिदिन प्रत्येक गांव में टेस्टिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि जो भी अगर केसेस भी है वो पहले ही हम लोग चिन्हित कर लें। ये जांच के बाद दवाएं प्रत्येक गांव में टीम्स लगाते हुए लोकल आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री है या आशा है अथवा स्थानीय निगरानी समितियों के माध्यम से उन तक गांव के प्रत्येक ऐसे लक्षण युक्त व्यक्ति और कोविड पॉजिटिव के जो व्यक्ति होंगे उनको दवा प्रिस्क्रिप्शन के साथ गांव में मिल जाए। और यदि किसी को इलाज की आवश्यकता है, जनपद गौतम बुद्ध नगर में 4000 से अधिक बेड्स हैं हमारे पास, ऑक्सीजन बेड्स हैं, आज की तारीख में खाली भी है। ऑक्सीजन की भी जो स्थिति है वो पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर हुई है। हमारे पास ICU बेड्स है, वेंटिलेटर बेड्स है। अतः जो स्ट्रैटेजी है निगरानी, जांच, दवा और इलाज, ये 4 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के तहत गांव में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना जिनको अगर पहुंच भी जाती है उनको इमीडिएटली इलाज करते हुए स्थिति को नियंत्रण करें। सर, एक चीज खास तौर से देखी गई है कि गांव में समय से गांव वाले आ नहीं पाते, जिससे कि जो फेटल रेट है वो बढ़ जाता है, तो इलाज में और दिक्कतें आती हैं। तो सही समय पे वो रेफर हो जाएं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि जैसा आपने कहा कि छोटे छोटे कैंप्स हम लगाना चाहते हैं, तो अगर लगता है आपको कि वॉलंटियर कुछ लोग जाना चाहते हैं या डॉक्टर्स कुछ आपको वहां तक कैंप करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग प्रोग्राम में आके बोलते भी हैं, तो ये सुविधा किस तरह से हो, निगोशिएट किस तरह से हो, वहां तक पहुंचे लोग और सही समय पे मरीज अस्पताल तक रेफर होके आ जाए, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। सुहास साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। गांव में अवेयरनेस की कमी के वजह से बहुत सारे लोग, उनको पता नहीं रहता है कि उनको संपर्क कहाँ करना है। अतः 2 बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। जनपद के किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या है, हमारी कॉल सेंटर नंबर है जो टोल फ्री नंबर है 1800-419-2211, इसमें कॉल कर सकते हैं। और हम लोग ये मानते हैं कि गाँव में प्रशासन को भी पहुँचना है, अतः प्रशासन को गाँव के दरवाजे पर आज ही के तारीख में अगर हम बताएं कि 100 से अधिक गांव में प्रशासन की टीम्स जगह जगह टेस्टिंग कर रही है, दवा के वितरण कर रही है, और जिनको कोरोना की इलाज करानी है, घर में अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचानी है और अथवा उनको कोई हॉस्पिटल बेड्स दिलानी है, इन सारे चुनौतियों को मीट आउट करने के लिए तो अतः गांव में प्रशासन को पहुंचना है, उसके लिए हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए हैं। और साथ में अगर कोई भी, जैसे आपने कहा, वॉलंटियर करना चाहते हैं, हमारी जो ग्राम निगरानी समिति ऑलरेडी बनी हुई है, आप स्थानीय चिकित्सा विभाग अथवा स्थानीय हमारी अथॉरिटीज़ की टीम अथवा ग्राम पंचायत, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे लेखपाल सेक्रेटरी से संपर्क कर सकते हैं। आप भी वॉलंटियर बनते हुए दवा वितरण में मदद कर सकते हैं, निगरानी करने में आप मदद करेंगे तो ज़रूर ये समाज के लिए मदद होगी। बहुत अच्छा पॉइंट है सर, इस पे आगे सवाल पूछेगा। टोल फ्री नंबर एक बार फिर से हम आपसे पूछेंगे, लेकिन यशपाल यादव जी की तरफ मैं जाना चाहूँगा। आप DC फरीदाबाद हैं। कुछ दिनों पहले आपकी एक SDM हमारे साथ प्रोग्राम में थी और मैंने उनको सैल्यूट भी किया था, जिस तरह से आपने काम किया है। नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है, खासतौर से दवाइयों को लेकर आपने जिस तरह से सुविधा दी है। लेकिन लोगों ने ये बात कही कि तमाम जो फरीदाबाद में आसपास के गाँव का इलाका है वो, और ख़ास तौर से जो नर्सिंग होम्स हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं,
उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, बेड नहीं मिल पाए समय पे, और अब क्या स्थिति है, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि अब जो भी व्यक्ति है वो सवाल ये पूछता है कि आगे के 2-3 महीने बहुत 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 क्रूशल हैं। हो सकता है ये अभी तो कम होगा, लेकिन बाद में क्या स्थिति बने, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है, हमको ये जानना जरूरी है। यशपाल यादव जी। धन्यवाद सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए। और मैं ये बताना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच सर। फरीदाबाद जिला आमतौर पर इसके अंदर 82% से ज़्यादा, 82% से ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है। रूरल एरिया हमारे पास में बहुत थोड़ा है, और हमारा साइज जी। डिस्ट्रिक्ट का है वो काफ़ी छोटा है। इसलिए हमारी जो अर्बन इंस्टीट्यूशंस हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन रूरल में भी हैं, अर्बन में भी हैं, वो इन गाँव को केटर करने के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा उनका नहीं है। और गाँव के अंदर विशेष तौर पे रादर मैं ये कहूँगा कि पूरे जिले को ही ये कोऑर्डिनेशन का इशू हमारे को शुरू में आया था। और इसका कारण भी था कि हमारे पास में एनसीआर का एक बड़ा टाउन होने की वजह से आउटसाइड हरियाणा बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। आज भी मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास में जब 2000 से ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर हैं, उनमें से लगभग 425 पेशेंट आउटसाइड हरियाणा के हैं। तो लगभग 22-23% मरीज ऐसे हैं जो बाहर से भी आते हैं और उनका इलाज भी किया जाता है। तो इस चीज़ को बेहतर ढंग से करने के लिए हमने पूरे जिले को 1327 हिस्सों में बांटा। हर एक हिस्से को 3 सरकारी कर्मचारियों के हवाले किया, और इन सभी हिस्सों को हमने हेल्थ इंस्टीट्यूशन के साथ में अटैच किया और पूरे जिले को 8 इंसिडेंट कमांडर्स के हिस्सों में बांटा। तो जितने भी हमारे बड़े हॉस्पिटल्स थे, उन हर हॉस्पिटल को हमने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस दी जो सरकारी थी, और उसके नीचे पूरा एरिया दिया। तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो भी पेशेंट होते हैं, उनसे हर रोज हमारे सरकारी कर्मचारी संपर्क करते हैं, और अगर जिसको भी जरूरत होती है ऑक्सीजन बेड की, तो जो कोविड केयर सेंटर से वहां तक लेकर आते हैं। और अगर बड़े हॉस्पिटल की जरूरत है तो उस एरिया को जो हॉस्पिटल असाइंड है उसमें लेके आते हैं। तो अब हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा है, और आज के दिन हमारी पोजीशन काफी कंफर्टेबल है। लेकिन लेकिन एक बात है जिसको कि देखा गया फरीदाबाद में, वो ये आप जिसको बात कह भी रहे हैं कि जो स्लम एरिया, स्लम ना कहें, झुग्गी झोपड़ियों का जो इलाका है वो आपके पास ठीक पर्याप्त है, और वो एक कंसर्न का इशू है, वो आपके लिए भी है और नोएडा के लिए भी है, लेकिन वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा है। और वैक्सीनेशन को लेकर एक ड्राइव है, वो उसको लेकर भी कैसे कर रहे हैं प्लान, ये भी एक सवाल है, और इसको कैसे आगे तक ले जाएंगे। और दूसरा जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जिसको कि शायद तमाम एनसीआर के लोग और जो अगल बगल के ज़िले हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 33% अगर है तो बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए आप बाकी ज़िलों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करें आगे के लिए, ये एक बहुत अच्छा सुझाव भी हो सकता है और एक बहुत अच्छा पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल आपके पास सवाल ये कि खासतौर से जो स्लम एरियाज़ हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनको कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रेडिंग के लिए बता रहे हैं वहाँ पे बहुत मुश्किलात हालात हैं, और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का है वो एक बहुत मुश्किल चैलेंज है उसको मेंटेन करना। यशपाल यादव जी। पर फरीदाबाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, और इंडस्ट्रीज में लोग काम करने के लिए बाहर से आते हैं। वो काफ़ी बड़े लेवल पे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। हमारे इस जिले की लगभग 7 लाख जनसंख्या ऐसी जगहों पे रहती है, तो वो बहुत बड़ा नंबर था। हमने पिछले वक्त भी और इस बार भी उनको बेहतर ढंग से कोऑर्डिनेट किया है। और जितने भी, जैसा कि मैंने पहले बताया, जो सिस्टम हमने बनाया उसमें प्रत्येक व्यक्ति तक हम पहुंचते हैं। 76 लोकेशंस ऐसी हैं जो हमने आइडेंटिफाई की, जहां पर वैक्सीनेशन का काम लगातार हमारा चल रहा है, और छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर हेल्थ इंस्टीट्यूशन को असाइन किया गया है, तो लोग बड़े आराम से वहां तक पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिमांड आती है, वहां पे स्पेशल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इनके माध्यम से वैक्सीनेशन का काम हमारा काफी अच्छे ढंग से चल रहा है। लोगों का जो इंडस्ट्रीज हैं, उसका एक फायदा भी हमें है। जितने भी सामाजिक संगठन यहाँ पर हैं, एनजीओज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों ने बहुत प्रोएक्टिवली सरकार को भी, जिला प्रशासन को सामने खड़े होकर मदद की, और उन लोगों को जब भी जिस काम के लिए बताया गया उन्होंने बेहतरीन ढंग से उस काम को सरअंजाम दिया। और उसी का नतीजा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, बाकी नॉर्म्स वो लोग फॉलो करते हैं। और हमारा जिला लगातार, अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिन से, तो केसेस लगातार कम आ रहे हैं। हमारा 29 अप्रैल को लगभग 3000 केसेस आए थे। आज की कल की डेट के अंदर
इस जिले के अंदर 1000 से कम केसेज आए, आज 824 केसेज आए हैं। लगातार हम बेहतर स्थिति की तरफ जा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ हालातें सुधर रही हैं। तो सर, ये तो आपने बताया कि खासतौर से पॉजिटिविटी रेट के बारे में बताया, लेकिन आपका जो टारगेट रहा होगा वैक्सीनेशन का, वो कितना अचीव्ड है और कितना अचीव करना शेष है और किस तरह से चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सुहास जी, मैं इसके बाद आपके पास आता हूँ जी। हमारे जिले के अंदर लगभग 5 लाख लोगों को हम वैक्सीनेशन के इस दौर से निकल चुके हैं और बहुत तेजी से बाकी नंबर्स भी हमारे बढ़ रहे हैं। हालांकि मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है, जब हमने वैक्सीनेशन का कार्य यहाँ पे शुरू किया था 5 महीने पहले, तो लोगों के अंदर एक तरह का असमंजस था और उन्हें मोटिवेट करना पड़ रहा था, उन्हें बुलाना पड़ रहा था और बहुत सारा वक्त ऐसा हमारा गुजरा जब लोग कम सामने आ रहे थे। लेकिन अब लोग मोटिवेटेड हैं और लोग खुद ब खुद सामने आके वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, तो हमारा ये कार्य काफ़ी तेजी से चल रहा है और हमारा टारगेट है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर हम सभी ग्रुप को वैक्सीन दे दें। इसमें बहुत सारी एनजीओज और विशेष तौर पे बड़ी इंडस्ट्रीज भी काफ़ी मदद कर रही हैं। ये लोग अपने बूते के ऊपर भी वैक्सीन परचेज कर रही हैं और हमारी टीम्स के साथ में मिलकर अपने लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रही है। तो ये बड़ी तेज गति से हमारा काम चल रहा है और हम तो ये यशपाल जी, जो बड़ी कंपनियां, यशपाल जी बड़ी जो कंपनियां परचेज कर रही हैं, वो डायरेक्ट परचेज कर रही हैं या आपके थ्रू परचेज कर रही हैं, प्रशासन के थ्रू? देखिए, हम उनको मदद जरूर करते हैं, लेकिन वो अपने पैसे से डायरेक्ट परचेज कर रही हैं और हम उनको सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए जो सेंटर्स हैं, बाकी टीम्स हैं, वो हम उनको सुविधा मुहैया करवा रही हैं। तो ऐसे काफी लोग हैं जो अपने राइट। सुहास जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले तो मेरे पास किसी कॉलर ने कहा कि सर से नंबर जरूर मांगिए, टोल फ्री नंबर एक बार फिर से बताएं, और वैक्सीन ड्राइव का सर आपका प्रोग्राम कैसा चल रहा है, अचीव टारगेट कहां पर है और कितना हो पाया? सुहास जी। जनपद गौतम बुद्ध नगर की जो टोल फ्री नंबर है 1800-419-2211, ये 24 घंटे खुला रहता है। आपके सेवा में हमारे बैक एंड में 30 से अधिक लोग सदैव 24 घंटे आपके कॉल के लिए इंतज़ार करते हैं। जो भी मदद आप मांगते हैं वो देते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार इसमें तेज़ी गति से चल रहा है। जनपद में आप जानते हैं कि जो पहले से जो चल रही थी 45 से अधिक जिनकी आयु वर्ग थी, उनकी बहुत सारे लोगों को हम फर्स्ट डोज तो पहले ही लगा चुके हैं और सेकंड डोज भी अभी लगातार लगा रहे हैं। साथ में अभी जो कुछ दिन पहले से शुरू हुआ है 18 से 44 बीच के जो आयु वर्ग के युवाओं में खास तौर पे बहुत उत्साह दिखा है। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि जो दूसरे वेव में आपको देखने को मिला है कि युवाओं को भी कोरोना ने अफेक्ट किया था, उसमें प्री अपॉइंटमेंट के साथ कोविन पोर्टल में जिनको अपॉइंटमेंट रहती है, तो उनको भी लगातार हम डेली ओवरऑल 3000 से अधिक वैक्सीन सिर्फ 18 से 44 और इतनी संख्या में हम 45 से ऊपर की जो आयु वर्ग को भी हम वैक्सीन लगातार लगा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम भैया जी कहीं से जुड़ने के लिए। आपको बहुत सारा शुभकामनाएं कि आपका ये जो मुहिम है वो सफल हो, हम सारे लोग एक साथ आएं और एक जगह खड़े हों और इस मुहिम को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे और हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे। किस दिक्कतों में, दुश्वारियों में कैसे साहस खड़ा होता है और कैसे सलाम बनता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होगा।